नमस्कार दोस्तों, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। आज हम भारत भूगोल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में जानेंगे। इससे पहले बता दें कि आज हम दक्षिण भारत की बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। जो प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ उसके बारे में जानेंगे। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों को दो भागों में बांटा गया। एक जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, यानी बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं, और एक जो दक्षिण भारत में जाके अरब सागर में गिरती हैं। तो हम इससे पहले कि बता दें कि हम आपको बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है हुगली नदी। देखते हैं इससे क्या पॉइंट बनते हैं। पहला पॉइंट बनता है कि पश्चिम बंगाल में गंगा नदी से टूटती है और हुगली कलकत्ता इसी तट पर बसा हुआ है। ठीक है, ये याद रखना है कि जो हुगली नदी है वो गंगा की वितरका नदी है। यानी जो गंगा नदी है वो उत्तराखंड से निकलकर उत्तर प्रदेश, बिहार और झारखंड और पश्चिम बंगाल होते हुए बांग्लादेश में चली जाती है। लेकिन इसकी एक जो गंगा की धारा है वो वितरका कहलाती है और वो हुगली नदी के नाम से जानती है, और ये पश्चिम बंगाल होते हुए अरब सागर में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो याद रखना है, और कलकत्ता इसी के तट पर बसा हुआ है। ठीक है, अब हम बात करेंगे दामोदर नदी के बारे में। दामोदर नदी के बारे में जानेंगे। ठीक है, दामोदर नदी से क्या तथ्य बनते हैं कि पहला पॉइंट है दामोदर नदी की ये छोटा नागपुर पठार से निकलती है। ठीक है, ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दामोदर नदी है जो कहाँ से निकलती है, यानी जो झारखंड में छोटा नागपुर का पठार है वहीं से ये निकलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि झारखंड के चंदवा जिले से निकलती है तथा पश्चिम बंगाल में प्रवेश करके हुगली नदी मिल जाती है। अंततः ये बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है और सीधे बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती। इसका मतलब है कि ये पहले ये हुगली नदी में मिलती है। जब आपको बता दें कि ये आपकी गंगा नदी जाके मिलती, तो इससे एक नदी आपकी जो हुगली नदी है इसमें आकर मिलती है। गंगा नदी की जो वितरका से टूट जाती है और यहीं से आकर दामोदर नदी इसमें मिलकर और आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो आपको याद रखना है। ठीक है, जो दामोदर नदी सीधी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है, पहले हुगली नदी में जाती है तब बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अगला पॉइंट हम देखेंगे। इस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, लेकिन ये अब नहीं, क्योंकि इस पर कई बांध बना दिए गए हैं। तो बंगाल का सूख अब नहीं कहा जाता। इसके पानी को रोककर सिंचित करके कई कृषि योग बना दिया गया है, लेकिन अब बंगाल में बाढ़ नहीं आती। तो कहा जाता है, लेकिन ये सब फैक्ट इस प्रकार नहीं है कि कहा जाता था बंगाल का सूख, लेकिन अब नहीं कहा जाता। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर होगा। अब हम बात करेंगे स्वर्णरेखा नदी के बारे में। स्वर्णरेखा नदी से क्या महत्वपूर्ण बनते हैं कि ये पहली झारखंड देखिए, जो स्वर्णरेखा नदी है उसकी झारखंड की राजधानी इसी के पास बसी हुई है। यानी पूछा जाएगा कि झारखंड की राजधानी किस नदी के पास तट पर है, तो आपको पता होना चाहिए स्वर्णरेखा नदी ये 3 राज्यों में बहती है। ये भी पॉइंट आपको देखना है। तो 3 राज्य कौन कौन से हैं वो आपके हैं कि पहला है कि झारखंड में है, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में। जो स्वर्णरेखा नदी है वो आपके झारखंड और पश्चिम बंगाल उड़ीसा में बहती है। तो ये आपको रखना है, जो 3 राज्यों से प्रभावित होकर पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, एक और पॉइंट इससे बनता है कि उड़ीसा के तट से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। उड़ीसा के तट पर आकर, यानी पूछा जाएगा किस राज्य में इसका तट है, तो आपको ये देखना है झारखंड में नहीं है, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा के तट में है, लेकिन बंगाल की खाड़ी में गिरती है। ठीक है, ये स्वर्णरेखा नदी से कुछ महत्वपूर्ण तथ्य। हम बात करेंगे वैतरणी नदी के बारे में। वैतरणी नदी से क्या मुख्य तत्व बनते हैं कि यह है कि उड़ीसा से निकलती है और उड़ीसा से बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये भी, और आपकी ये दोनों नदियाँ उड़ीसा से निकलती हैं और उड़ीसा के तट पर ही पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिर जाती हैं। तो ये उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है। तो ये आपको याद रखना है कि उड़ीसा की जो वैतरणी नदी है वो आपके उड़ीसा के केओंझर पठार से निकलती है। ठीक है, ये आपको पॉइंट क्लियर हो गए होंगे। तो हमने आपको 3 नदियों के बारे में बता चुके। अब हम बात करेंगे ब्राह्मणी नदी के बारे में। तो देख लेते हैं ब्राह्मणी नदी से क्या तथ्य बनते हैं। पहला पॉइंट है कि इसे झारखंड से आने वाली शंख एवं दक्षिणी कोयल नदी जब मिलती है, ठीक है, तब ब्राह्मणी नदी कहलाती है। यानी ब्राह्मणी नदी कब कहलाती है, जब शंख और दक्षिणी कोयल नदी मिलकर दो नदियां जब एक साथ मिलकर आती हैं, तो तब इसे हम ब्राह्मणी नदी कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए। शंख नदी झारखंड से गुमला से निकलती है और दक्षिण कोयल झारखंड की रांची से निकलती है। यानी दोनों नदियाँ जब एक साथ मिलती हैं, दोनों नदियाँ एक साथ मिलकर एक विशाल धारा का निर्माण करते हैं, तो उसे हम ब्राह्मणी नदी कहते हैं। आखिरी बैतरणी नदी के पास ही बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये भी आपको रखना है कि बंगाल की खाड़ी में ये भी गिरती है। इतना तो रखिए कि जो भी पूर्वी दिशा में बह रही नदियाँ वो सभी बंगाल की खाड़ी में ही गिरेंगी। ठीक है, अब हम बात करेंगे महानदी के बारे में। महानदी से क्या तत्व बनते हैं। तो पहला पॉइंट है कि महानदी के बारे में क्या है कि छत्तीसगढ़ के सिहावा जिले से निकलती है। ठीक है, ये भी याद रखना है कि छत्तीसगढ़ से, ये ना कि उड़ीसा से। ठीक है, छत्तीसगढ़ से निकलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि उड़ीसा में प्रवेश करती है और डेल्टा का निर्माण करती है, बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है पॉइंट की
कि जितनी भी पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी अरब का डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि जो अरब सागर में गिरती हैं वो सभी एस्चुरी का निर्माण करती हैं, ज्वार नद का निर्माण करती हैं। ज्वार नद वो क्या होता है, जब हम दक्षिण भारत के अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में बताएंगे तब हम आपको बताएंगे कि ज्वार नद क्या होता है, लेकिन हम आपको बता दें कि डेल्टा का निर्माण करती हैं। डेल्टा का मतलब होता है कि जब नदियाँ अपनी दिशा में बह रही होती हैं तो उनकी जो गति है वो मंद हो जाती है और वो अपनी जो जल है वो पूर्णतः समुद्र में नहीं ले जाती पाती हैं, क्योंकि समुद्र की तरफ से उसमें फोर्स लगता है, जिस कारण से ये नदियाँ मतलब नदियों की जो दिशा है वो धारा है वो कई धाराओं में बट जाता है जल, जिस कारण से यहाँ पर एक त्रिभुजाकार आकृति की निर्माण होती है जिसे हम डेल्टा के नाम से जानते हैं। तो इसीलिए जो जितनी भी दक्षिण भारत की नदियाँ पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया, ठीक है। और बात करते हैं पहला है कि कटक के शहर के पास डेल्टा बनाती है, ठीक। जो महानदी है वो किसके शहर के पास डेल्टा बनाती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि कटक के पास डेल्टा बनाती है। दूसरा पॉइंट है कि हीराकुंड बांध इसी नदी से ऊपर बना है और भारत की सबसे लंबा बांध है। तो आपको पता होना चाहिए कि महानदी पर ही हीराकुंड बांध है, ये भी आपको याद रखना है। और सबसे लंबा बांध है किसका, भारत का सबसे लंबा बांध है, तो ये आपको याद होगा। और इसका जो अगला पॉइंट है इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी, शिवनाथ है, हंसदेव है और मंड है और जोंक, तो इनकी 4 जो सहायक नदियाँ हैं तो ये किसकी हैं, महानदी की हैं। तो अब हम बात करेंगे गोदावरी नदी के बारे में जानेंगे। तो क्या है गोदावरी के महत्वपूर्ण तट, गोदावरी के बारे में जानेंगे। तो पहला पॉइंट है पहला पॉइंट है आपका कि ठीक है, पहला पॉइंट है कि दक्षिण महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर के निकट निकलती है। तो आपको बता दें ये आपका प्रायद्वीप है, लेकिन प्रायद्वीप भारत है, तो यहाँ से महाराष्ट्र के एक बिंदु त्रिकम्बेश्वर से निकटकर और आपकी आंध्र प्रदेश में तट पर बना गिरती है। यानी ये आपके आंध्र प्रदेश महाराष्ट्र से होकर बहती हुई और पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती है, ठीक है। दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी, तो ये भी आपको याद रखना है। ये भी याद आपको रखना है कि ये दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। ये पॉइंट आपको क्लियर हो गया कि गोदावरी नदी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट है कि महाराष्ट्र से तेलंगाना और छत्तीसगढ़ से अंततः आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। यानी ये जो नदी है वो आपकी महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ था और आंध्र प्रदेश में। यानी ऐसी ये नदी जो गोदावरी दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी है जो 4 राज्यों में प्रवेश करती है, महाराष्ट्र में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में और गोदावरी में, ठीक है। इससे अगला पॉइंट हम देखेंगे। अगला पॉइंट है कि राजमुंदरी के पास डेल्टा बनाती है, ठीक है। ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। इसे दूसरा पॉइंट है कि इसे दक्षिण की गंगा कहा जाता है, ठीक है। ये भी याद रखना है कि दक्षिण भारत की गंगा किसे कहा जाता है, तो इस गोदावरी नदी को ही कहा जाता है। दूसरा पॉइंट है गोदावरी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो आपने पॉइंट क्लियर कर लिए होंगे कि पहला है कि ये 4 राज्यों में बहती है, महाराष्ट्र, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश में। दूसरा पॉइंट है कि ये सबसे दक्षिण भारत की लंबी नदी है, ठीक है, ये पॉइंट हो गया। और ये तीसरा पॉइंट है कि ये राजमुंदरी के पास डेल्टा बनाती है और चौथा पॉइंट है कि ये दक्षिण भारत की गंगा कहा जाता है। अब हम बात करेंगे इसकी जो सहायक नदी है उनके बारे में जानेंगे, ठीक है। तो पहला है कि पूर्णा और प्राणहिता, पैनगंगा, वर्धा, वैनगंगा, इंद्रावती और मंजीरा, पखरा, ये इसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक। तो ये भी आपको याद रखना है कि इसकी जो सहायक नदियाँ हैं वो आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम बात करेंगे कृष्णा नदी के बारे में, ठीक है। कृष्णा नदी के बारे में क्या तथ्य बनती है इसके बारे में जानेंगे। पहला पॉइंट है कि ये महाराष्ट्र के महाबलेश्वरम के निकट पश्चिमी घाट पर निकलती है। तो वो आपको बता दें कि जो यहाँ पर महाबलेश्वरम महाराष्ट्र है, यहाँ से महाबलेश्वरम की चोटी से निकल कर ये आपकी इस प्रकार से पश्चिम बंगाल की खाड़ी में अपना जल गिराती है। ये सभी जितनी भी नदियाँ पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं ये सभी डेल्टा का निर्माण करती हैं, जबकि अरब सागर में गिरने वाली नदियाँ एस्चुरी का निर्माण करती हैं। तो एस्चुरी के निर्माण करती हैं, इसका हम आपको अगले वीडियो में ही बताएंगे, ठीक है। तो अगला पॉइंट ही है इसमें हम अगला पॉइंट है कि प्रायद्वीपीय भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है। तो पहली नदी गोदावरी थी, दूसरी लंबी कृष्णा नदी है जो दूसरी दक्षिण भारत की दूसरी सबसे लंबी नदी है, ठीक है। अगला पॉइंट है कि महाराष्ट्र और कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में प्रवेश करती है। जिस प्रकार से आपकी महानदी 4 राज्यों में प्रवेश करती है उसी प्रकार ये भी 4 राज्यों में ही प्रवेश करती है, ठीक है। तो वो कौन कौन सी आपके राज्य है, महाराष्ट्र है, कर्नाटक है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश है, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको क्लियर हो गए होंगे। अगला पॉइंट है कि
आंध्र प्रदेश की विजयवाड़ा के पास डेल्टा बनाती है, तो ये भी आपको याद रखना है कि आंध्र प्रदेश की कहाँ पर डेल्टा बनाती है, विजयवाड़ा के पास बनाती है। कृष्णा नदी की सहायक कौन कौन सी नदी हैं वो बात कर लेते हैं। तुंगभद्रा नदी जो सबसे लंबी सहायक नदी है। कृष्णा नदी की सबसे लंबी जो सहायक नदी है वो आपकी तुंगभद्रा है। जिस प्रकार से गंगा की सबसे लंबी सहायक नदी वो यमुना है, उसी प्रकार से कृष्णा की सबसे लंबी सहायक नदी तुंगभद्रा है। ठीक है, भीमा है, कोयना है, मूसा है जो हैदराबाद इसी के पास बना है। तो अक्सर प्रश्न पूछा जाता है कि मूसा यानी मूसा जो नदी है वो इसकी तट पर कौन सा शहर बसा है, तो वो आपका हैदराबाद बसा है। ठीक है, और हम बात करेंगे अब इसकी और जैसे और इसकी जो माल प्रवाह है और दूध गंगा पंचगंगा ये सभी आपकी कृष्ण नदी की सहायक नदियाँ हैं। अब हम बात करेंगे पेन्नार नदी के बारे में कि पेन्नार नदी से क्या मुख्य तत्व बनता है। पहला पॉइंट है कि कर्नाटक से आती है और आंध्र प्रदेश में बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो कर्नाटक से निकलती है पेन्नार नदी और आपकी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कर्नाटक के कोलार जिले से निकलती है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। अब हम पॉइंट बात करेंगे पालर नदी के बारे में। पालन नदी कहाँ पे आती है, ये सभी दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं। तो पालन नदी के बारे में जानते हैं। इसका पहला पॉइंट है कि कर्नाटक से निकलती है। ठीक है, और कर्नाटक से आंध्र प्रदेश से अंततः तमिलनाडु में प्रवेश करती है। तो ये भी तीन राज्यों में कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में प्रवेश करती है। तमिलनाडु में ही अपना डेल्टा का निर्माण करती है। तो ये भी पॉइंट आपका क्लियर हो गया। अब बात करेंगे कावेरी नदी के बारे में। कावेरी नदी से क्या तत्व बनते हैं ये बात करेंगे। कर्नाटक की कुर्ग जिले में ब्राह्मीगिरी पुष्पगिरी पहाड़ियों से निकलती है। तो ये भी याद रखना है कि कहाँ से, पुष्पगिरी से निकलती है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि ये नदी कावेरीपट्टनम के पास बंगाल की खाड़ी मिल जाती है। दूसरा पॉइंट है कि ये कावेरी की सहायक नदी है। ठीक है, कावेरी की जो सहायक नदी है उसके बारे में जानते हैं। पहले ये सीसमा है, हेमावती है, अमरावती है, कामनी है, भवानी। ठीक है, ये आपकी कावेरी की सहायक नदियाँ हैं। ठीक है, तो अब हम बात और इससे जो मुख्य तत्व बनते हैं उसके बारे में और जानते हैं। इसकी भवानी और लक्ष्मण तीर्थ और लोकापानी ये सभी कावेरी की सहायक नदियाँ। और तमिलनाडु के चित्रापल्ली शहर कावेरी नदी के किनारे बसा है। तो ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो ये थे आपके कुछ पॉइंट। अब हम बैगई नदी के बारे में और जान लेते हैं। ठीक है, तो बैगई नदी के बारे में क्या मुख्य तथ्य है कि ये तमिलनाडु से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो हम दक्षिण भारत की नदियों के बारे में बात कर रहे हैं जो पश्चिम बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं। तो अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, 4 नदी दे दी जाएंगी, उसमें ये पूछा जाएगा कि पश्चिम बंगाल खाड़ी में कौन नहीं गिरती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सी पश्चिम बंगाल खाड़ी में नहीं गिरती है। ठीक है, और तमिलनाडु की मुद्री से निकलती है। तो ये भी याद रखना है कि जो बैगई नदी है वो तमिलनाडु की मुद्री से निकलती है और वहीं पश्चिम बंगाल की खाड़ी में ही अपना जल गिराती है। ताम्रपाणी नदी के बारे में बात करेंगे, तमिलनाडु से निकलती है और तमिलनाडु की मन्नार की खाड़ी में गिर जाती है। तो ये भी आपको याद रखना है कि मन्नार की खाड़ी कहाँ पे, ये आपका श्रीलंका है और ये आपकी मन्नार की खाड़ी है, तो यहाँ पर गिर जाती है। तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया होगा। ठीक है, दक्षिण भारत के अरब सागर में गिरने वाली नदियों के बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए